हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में पढ़ने वाले कक्षा छठी की विज्ञान की पुस्तक का अध्याय 2 भोजन के घटक। अपनी पिछली क्लास में मैं पढ़ते हैं भोजन कहाँ से आता है ना, उसके जो स्रोत है वो क्या है। नहीं कि इसके स्रोत दो होते हैं, जंतु और दूसरा भोजन। तो हमने ये जाना था कि हमारा जो भोजन है वो हमें कहाँ से मिलता है। आज हम पढ़ते हैं भोजन के घटक। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था, इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती है। कि जो हमारा खाना है, सभी लोग खाना जो अलग अलग तो होता है। अगर कोई सब्जी रोटी खाता है तो कोई दाल चावल पसंद करता है, कोई सांभर पसंद करता है। तो सभी का जो खाना होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। अब हम यहाँ पे करते हैं क्रियाकलाप 1। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा और अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाए गए विधि से पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, जो खाना होता है अलग तरीके का होता है। तो उस खाने के अंदर हर खाना अलग अलग प्रकार का होता है। हर अलग प्रकार के अंदर क्या क्या होता है वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों से मिलती है ना। तो यहाँ पे एक सारणी दी हुई है कि विभिन्न क्षेत्रों राज्यों के कुछ सामान्य भोजन। इस क्षेत्र है पंजाब है, आंध्र प्रदेश है। यहाँ पे अन्न का जो व्यंजन क्या है, मक्के की रोटी और चावल। पंजाब के लोग मक्के की रोटी ज़्यादा खाते हैं, आंध्र प्रदेश चावल ज़्यादा खाया जाता है। दाल और मांस का व्यंजन, पंजाब में राजमा ज़्यादा खाया जाता है, आंध्र में अरहर की दाल और रसम यानी कि चारू। सरसों का साग, वैसे ही कुंदरू। यहाँ पे लोग दही घी का ज़्यादा यूज़ करते हैं। आंध्र प्रदेश में मट्ठा यानी कि लस्सी, घी और अचार का। तो सारणी इसमें आप और भी जगहों के नाम इसमें आप जोड़ सकते हैं। या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या है। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। जो हम खाना खाते हैं उसके लिए कच्ची सामग्री जरूरी होती है, तभी तो खाना बनेगा। तो जो कच्ची सामग्री होती है उसके अंदर पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में नुकसान तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को भोजन के साथ साथ पानी भी, जल भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं। साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखें। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी कि अब कच्ची सामग्री में या फिर पके भोजन में किसमें ज़्यादा पोषक तत्व है, किसमें कौन सा, ये हमें जांचने के लिए, चेक करने के लिए परीक्षण करना है। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक व्यंजन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट
कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। अब है मंड के लिए निमाड़ के लिए परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। अब थोड़ा सा मात्रा लीजिए, थोड़ा सा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया है? यह नीला काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है कि अगर खाद्य का नीले रंग का हो गया, फिर काला रंग का हो गया, तो हमें पता चल जाता है कि उसके अंदर मंड जो है मिला हुआ है। अब यह मंड के लिए परीक्षण, जैसे कि बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं, इन्होंने आयोडीन की थोड़ी सी बूंद डाली, पता चलता है काला हो गया या नीला हो गया, पता चले इसमें मंड है या नहीं है। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखिए। अब है प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन चेक करने के लिए प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए जिसमें खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है। यदि वह ठोस है तो उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दीजिए। 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाइए। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। यहाँ पे क्या प्रोटीन क्या चेक करेंगे, हमें क्या कि ठोस पदार्थ, खाने का जो पदार्थ है ठोस, उसको लेके थोड़ा पाउडर बना लिया, चूरा बना लिया, फिर उसको परख नली में डाल दिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाला, उसको पेस्ट सा बन गया, और फिर उसके अंदर क्या है 10 बूंद जो है, और फिर परख नली के अंदर जो कॉपर सल्फेट है वो डाला, थोड़ी सी बूंदे जो 8-10 बूंदे कास्टिक सोडा के डाल के उसको 1-2 मिनट के रख दिया, इसको वहाँ पे रखा चेक करने के इसमें क्या होता है। आपने क्या देखा, क्या परख नली का पदार्थ जैसे कि बच्चा पे करेंगे प्रोटीन के लिए परीक्षण, ये ना कॉपर सल्फेट है, घोल है, और एक कास्टिक सोडा है। परख नली के अंदर थोड़ा सा उसने घोल डाला है इसके अंदर, और फिर आगे बढ़ते हैं हम। बैंगनी रंग का हो गया। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अगर हमारे खाद्य पदार्थ कास्टिक सोडा और आयोडीन डालने के बाद पर्पल रंग का बैंगनी कलर का हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर जो प्रोटीन की मात्रा है, उसके अंदर प्रोटीन है, क्योंकि पर्पल होने का, बैंगनी रंग बदलने का अर्थ है कि प्रोटीन की मात्रा है खाद्य पदार्थ में। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। अब है वसा के लिए। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें, यहाँ पे सारणी दी हुई खाद्य पदार्थ में उपस्थित पोषक, खाद्य पदार्थ के नाम में फिर मंड है, प्रोटीन और वसा, कि उसमें है या नहीं है वो बताना है। कच्चे आलू में दूध, फल, बिना पका हुआ चावल, सूखा नारियल, बिना पकी अरहर की दाल, पकी हुई दाल, किसी सब्जी का एक टुकड़ा, किसी फल का टुकड़ा, उबला अंडा या उसको सफ़ेद भाग, इन सब में ये है भी कि नहीं, सारणी को बना के चेक करना है। इस सारणी को चेक करने से मंड है या नहीं, या प्रोटीन है या नहीं, या फिर वसा है या नहीं, हमें यहाँ पर लिखना है। अगर है तो हाँ लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। कागज फट ना जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कोई किसी भी वस्तु के अंदर वसा है या नहीं, इसको पता करने का बहुत ही साधारण सा, बिल्कुल आसान सा तरीका, उस वस्तु को कागज के अंदर लपेट दीजिए, है ना, और लपेट के उसको अगर हम कुछ देर छोड़ देते हैं, फिर कूटते हैं, तो हमें पता चल जाता है। जब उसको खोलते हैं थोड़ी देर के बाद हमें पता चल जाता है तेल वसा है या नहीं, क्योंकि जो उसमें जो चिकनाहट है, जो वसा है, वो कागज में अपने आप ही लग जाती है। और फिर हम उसको रोशनी की तरफ करके भी अगर देखते हैं, हमें पता चलता है उसमें धुंधला धुंधला प्रकाश जो है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट प्रकाश, हल्का सा प्रकाश, जो रोशनी जो उसमें से दिखाई दे रही है कि नहीं दिख रही है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप अपने घर में पूड़ियाँ वगैरह बनती है, कोई पराठा बनता है, तो उसको पेपर पे रखा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो एक्स्ट्रा तेल होता है पेपर ऑब्जॉर्व कर लेता है, और जो पदार्थ में जो एक्स्ट्रा तेल पेपर में चला गया, तो जितना फालतू तेल था वो निकल गया। क्योंकि पेपर के ऊपर तेल जो आ जाता है, नजर आता है, इसीलिए हम वसा का पता लगाने के लिए कागज का ही प्रयोग करते हैं। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित है या नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थ में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया है? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया
जिसमें इसमें से कोई पोषक तत्व उपस्थित ना हो। हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा अकेले खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? अबे हमारे पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? जो हमारे पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व क्यों जरूरी है? ऐसा क्या करते हैं पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए जिसके हम कहते हैं कि नहीं पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी, इसके बिना हमारा जो शरीर है वो पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, ताकत देता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। जो कार्बोहाइड्रेट्स के बदले उसके मुकाबले जो वसा है उसकी बिल्कुल समान मात्रा हमें जो ज़्यादा ऊर्जा देती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहते हैं। जो वसा है, जो चिकनाट और जो कार्बोहाइड्रेट, ऐसे जो हमें जो भोजन होते हैं वो हमें ऊर्जा देने वाले भोजन होते हैं, इसलिए हम ऊर्जा देने वाले भोजन कहते हैं। जैसा कि दिया हुआ कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत मक्का, आम, तरबूज, पपीता, गन्ना, आलू, शकरकंदी, गेहूं, चावल और बाजरा, ये क्या देते हैं हमें? कार्बोहाइड्रेट। ये सारे हमें देते हैं, बहुत ज़्यादा हमें देते हैं, इसीलिए हमें इनको अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। अब ये है कुछ वसा के स्रोत से मूंगफली में तेल होता है, तेल गिरी, नारियल का तेल, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, ये सब क्या हमारे लिए बहुत जरूरी सब तेल, क्योंकि इस हमारे को वसा मिलती है ना। मछली, अंडे, क्रीम, मक्खन, दूध, घी, मांस, ये सब भी है। और ये सब किससे मिलते हैं? हमें जंतुओं से मिलते हैं। जंतु से मिलने वाले वसा के स्रोत हैं। और ये जो तेल वगैरह दिया हुआ है, मूंगफली तेल, गिरी, ये सब क्या पौधों से मिलने वाले वसा के स्रोत हैं। अब यहाँ पे क्या प्रोटीन के स्रोत है? प्रोटीन ऐसे स्रोत जो हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं, जैसे कि सोयाबीन पौधे से मिलता है, राजमा, तुअर की दाल, मूंग, चना, मटर, के पेड़ पौधों से मिलने वाले प्रोटीन के स्रोत है हमारे सामने। और वही ये भी स्रोत है प्रोटीन के, लेकिन ये किसे मिलते हैं? जंतुओं से मिलते हैं। जैसे कि अंडे, पनीर, मछली, मांस, दूध किसे मिलता है? जंतुओं से मिलता है। पनीर दूध से जरूर बनता है, लेकिन दूध किसे मिलता है? जंतु से। तो ये स्रोत से हमें जंतु से मिलने वाले, और ये जो हमने पढ़ा मटर, सोयाबीन, राजमा, ये किसे मिलता है? पौधा से, पानी पौधों से मिलने वाले प्रोटीन के स्रोत हैं ये। अब ये बने हुए विटामिन ए के कुछ स्रोत बने, जैसे पपीता है, दूध है, मछली का तेल है, गाजर, इनसे क्या विटामिन ए हमें मिलता है। फिर यहाँ पर ये विटामिन बी के स्रोत, ये मांस है, गेहूं है, चावल, ये सब के विटामिन बी हमें इनसे मिलता है। फिर विटामिन सी के कुछ स्रोत क्या है? नींबू, आंवला, मिर्च, अमरूद, संतरा, टमाटर, इनसे विटामिन सी मिलता है। ये सारे स्रोत हैं विटामिन ए, बी, सी के, प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। ऐसा भोजन जिससे प्रोटीन मिलता है उसे हम कहते हैं शरीर वर्धक, यानी हमारे शरीर को विकसित करने वाला भोजन ये होता है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। हमारा जो शरीर है उसको सारे विटामिन चाहिए, विटामिन ए, बी, सी, डी भी चाहिए, सारे विटामिन, प्रोटीन, वसा, चिकनाट, सब कुछ हमारे शरीर को चाहिए, क्योंकि सभी जो हमारे शरीर को ताकत देते हैं, ऊर्जा देते हैं, सही रूप से विकसित होने के लिए ताकत क्षमता देते हैं। तो हमारे शरीर को चाहिए हर विटामिन चाहिए थोड़ा थोड़ा। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 से चित्र 2.9 में दिखाए गए हैं। ये विटामिन सी के स्रोत मैंने आपको बताया कि मछलियां हैं, अंडे हैं, मांस है, मक्खन है, दूध है। तो विटामिन ए, बी, सी, डी जितने भी विटामिन है हमारे शरीर के सभी का थोड़ा थोड़ा अलग अलग काम है। कोई हमारे आंखों को ताकत देता है, जिससे विटामिन ए हमारी त्वचा को, हमारी स्किन और आंखों को स्वस्थ रखता है। तो विटामिन सी के हमें रोगों से, बीमार से लड़ने की ताकत देता है। विटामिन डी हमारी हड्डियों को, दांतों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम देता है। तो हर एक विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब यह आयोडीन के कुछ स्रोत, मछलियां हैं, अदरक है, ये रखा हुआ सब कुछ आप देख रहे हैं। और ये फास्फोरस के कुछ स्रोत, ये गेहूं है, चावल है, दूध है, केला है, हरी मिर्च है। लौह के कुछ स्रोत, सेब, पालक, मांस, पपीता। ये कैल्शियम के कुछ स्रोत दिए हुए हैं।
दूध और अंडा, इनसे हमें कैल्शियम मिलता है। ये थे कुछ खनिज लवणों के जो हमने आपको अभी दिखाए। और हमारे शरीर के लिए जो सूरज की रोशनी है वो भी बहुत जरूरी है ना, क्योंकि हमारे शरीर में जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनता है। हमारी जो बॉडी होती है, सूरज की रोशनी में जब हम रहते हैं कुछ समय, तो जब सूरज की रोशनी हमारी बॉडी में पड़ती है, हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी अपने आप ही बन जाता है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। हमारा ये नहीं कि ऐसा नहीं कि जो खनिज लवण है बहुत ज्यादा एकदम भर दिया अमाउंट में हमारे शरीर, लेकिन नहीं, हर खनिज लवण, हर विटामिन के में थोड़ी थोड़ी आवश्यकता होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 2.2 में परीक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। हर एक भोजन के अंदर कुछ ना कुछ खास गुण होता है। किसी में विटामिन ए बहुत ज़्यादा, तो किसी में विटामिन बी बहुत ज़्यादा। जैसे चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक खाद्य पदार्थ, चाहे वो कुछ भी, हमें हर खाद्य पदार्थ को खाना चाहिए, क्योंकि हर खाद्य पदार्थ से हमें कोई ना कोई विटामिन, कोई ना कोई प्रोटीन जरूर मिलता है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। हम आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को ताकत नहीं देते हैं, लेकिन हमारे शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो वेस्ट होता है, उसको बाहर निकालने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। और पानी भी जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। यदि हम पानी नहीं पियेंगे तो भी परेशानी हो जाएगी। तो हमारे शरीर के लिए हर एक खाना, हर प्रकार का भोजन बहुत जरूरी है, और पानी भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखिए कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। हमारे शरीर को जितना पानी, जितना तो हम पी लेते हैं, चाहे वो हम जूस के रूप में पिए, शरबत पिए, पानी पिए, चाय पिए, कॉफ़ी पिए ना, लेकिन इसके अलावा जो हम भोजन खाते हैं, सब्जियां हैं, चावल, इन सब में तो पानी होता है। पानी की मात्रा कम होती है, लेकिन होती है। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है, तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण कीजिए। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डाल देते हैं। बहुत सी सब्जियां, बहुत से फल ऐसे जिसके अंदर पानी होता है, जैसे अंगूर जूसी होता है, संतरा होता है, सेब होता है। इसके अंदर क्या होता है? जूसी फल है, तरबूज है, जूसी फल है। ये हमारे शरीर के अंदर पानी की मात्रा को अपने आप ही पूरा करते हैं। इसके अलावा जब हम भोजन पकाते हैं, जब उसको पकाते समय भी हम उसमें जल डालते हैं, और वो जल जो हम भोजन के रूप में, भोजन के साथ साथ हम ग्रहण कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं संतुलित आहार, यानी कि ऐसा आहार जो पूरी तरीके से सही हो, जो हमारे शरीर के लिए पर्याप्त हो, जिसमें हमारे शरीर के लिए जरूरी हर विटामिन, हर प्रोटीन, हर तरीके का पोषक पदार्थ शामिल होता है। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं, यानी कि ऐसा खाना
जिसको खाने के बाद हमारे शरीर में ना तो किसी पोषक तत्व की कमी हो और ना ही कोई भी पोषक तत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ना तो अति होनी चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, जिसके अंदर पानी की मात्रा भी पूरी तरह से पर्याप्त होनी चाहिए। तो ऐसा खाना जो हमारे शरीर को हर तरीके का प्रोटीन, विटामिन, सारे तरीके के पोषक तत्व देता है, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते, इसीलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। कहते हैं कि जो हम खाना खा रहे हैं वो तो संतुलित होना ही चाहिए, बहुत जरूरी संतुलित आहार करना, लेकिन उसके साथ साथ जरूरी है कि हम जो भोजन खा रहे हो सही तरीके से पका हुआ भी हो, क्योंकि अगर भोजन सही तरीके से पका हुआ नहीं हो तो उसमें जो विटामिन में खनिज लवण जो भी है वो भी नष्ट हो जाएंगे। यही कहते हैं कि सब्जियां जो है, फल जो, उनको काटने से पहले धोना चाहिए, काटने के बाद नहीं धो जाते, क्योंकि धोने के बाद उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो निकल जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कोई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? कि जब हम खाना बना रहे हैं तो खाना बनाते इसमें सब्जी में बहुत ज़्यादा पानी हम डाल देंगे, बिल्कुल लिक्विड सा हो जाए, पतला हो जाए, फिर बाद में पानी को निकाल के फेंक दें, तो जो खाने के पोषक तत्व वो तो पानी से हमने फेंक दिए ना। तो ऐसे खाने उसमें पानी को निकाल के हमने बनाने के बाद पानी को निकाल के फेंक दिया तो जो खाना बच गया पोषक तत्व नहीं के संतुलित आहार वो नहीं होता है। इसीलिए हमने जो खाने के अंदर कच्चे फल और जो सब्जियों वगैरह को शामिल करना चाहिए। बूझों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीजें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। कि अगर हम बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खाएं, वसा वाला खाना खाएं, पूड़ी, पराठे, तेल घी वाली रोटियां ज़्यादा खाएं और ऐसी सब्जियां खाएं, मीठा ज़्यादा खाएं, तो और हमें लगता है कि नहीं, ऐसा जो ऑयली खाना होता है, जो वसा वाला खाना होता है, खाना हमारे से बिल्कुल सेहतमंद रहेगा, तो ये गलत है। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा वसा वाला खाना खाते, वसा खाना खाते, तो वसा के कारण जो हमारा शरीर है उसमें चर्बी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हम मोटापे का शिकार हो जाएंगे। तो हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक संतुलित भोजन करना है, ना कि अधिक वसायुक्त भोजन करना। वसा भी जरूर, लेकिन एक लिमिट के अंदर। अब हम पढ़ते हैं अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती। यदि वह कमी लंबी अवधि तक रहती तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। हम नॉर्मली घर में खाना खाते हैं आराम से, है ना, तो हमें लगता नहीं कि हमारे शरीर में किसी विटामिन की, किसी प्रोटीन की कमी रह गई है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम खाना खाते खाते कई बार कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हम नहीं खाते हैं, दूध नहीं पीते हैं या फिर गाजर नहीं खाते, तो किसी एक प्रोटीन, किसी एक खनिज पोषक तत्व के जो हमारे बॉडी के अंदर कमी हो जाती है और लंबे समय तक
अगर ये कमी बनी रहती है बहुत लंबे समय तक, 2 4 10 20 सालों तक कमी बनी रहती है, तो हमारे शरीर के अंदर जो उस कमी के कारण, विटामिन पोषक तत्व की कमी के कारण जो बीमारियां पैदा हो जाती हैं, और जो ऐसी कमियां होती हैं वो उससे हम क्या कहते हैं, अभावजन्य रोग, जो कि अभाव के कारण जन्म ले लेती हैं। ऐसी बीमारियां जो किसी प्रोटीन, किसी पोषक तत्व की कमी के कारण हमारे शरीर में जन्म लेती है, उसे हम अभावजन्य रोग कहते हैं, क्योंकि वो अभाव के कारण ही जन्मी है। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे हृदय का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का होना, त्वचा की बीमारियों और पेचिश आदि। अगर हम प्रोटीन वाले भोजन नहीं करते हैं, जो शरीर का विकास होने की जो गति वो रुक जाती है, चेहरे पर स्वेलिंग हो जाती है, बालों का रंग सफेद होने लगता है ना, बहुत सी बीमारियां हमारे अंदर आ जाती हैं। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है। लेकिन अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कोई व्यक्ति अपने भोजन दोनों का प्रयोग नहीं करता है ना, लंबे समय तक नहीं करता, तो उसका जो शरीर है वो विकसित नहीं होता, उसकी जो लंबाई वगैरह है वो रुक जाती है बिल्कुल ही। ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्बला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ हो जाएगा। और प्रोटीन की कमी के कारण, कार्बोहाइड्रेट की कमी के इतना ज्यादा कमजोर हो जाएगा, चलने में भी असमर्थ नहीं, चल भी नहीं पाएगा, इतना ज्यादा कमजोर दुबला पतला वो हो जाएगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ सारणी 2-3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। हमें हमें हर तरीके का भोजन खाना चाहिए, हर तरीके की सब्जी, हर तरीके का फल, पेय पदार्थ, दूध, लस्सी, दही, शरबत सभी को पीना चाहिए, क्योंकि हर तरीके के जो पदार्थ है, जो भोजन, जो खाद्य पदार्थ हैं, हर पदार्थ से हमें कुछ ना कुछ विटामिन, कुछ ना कुछ प्रोटीन हमेशा मिलता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हर तरीके का भोजन पदार्थ आपको खाना चाहिए, क्योंकि ये सभी जो भोजन पदार्थ हैं ये कुल हमारे के संतुलित आहार का काम करते हैं। अब यहाँ पे सारणी दी हुई विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग है। विटामिन और खनिजों का हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं, कौन से रोग होते हैं वो? अब यहाँ विटामिन और खनिज अभावजन्य रोग बीमारी का नाम और यह उसका लक्षण है। जैसे विटामिन ए के अगर कमी हो जाती है, क्या होता है? क्षीणता, दृष्टिहीनता, जो हमें कम नजर आने लगता है ना। और इसका लक्षण क्या होता है? कमजोर दृष्टि, अंधेरे में रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना भी बंद हो जाता है अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है। फिर विटामिन B1 में क्या है? बेरी रोग हो जाता है। इसमें क्या है? दुर्बल मांसपेशी और काम करने की ऊर्जा में कमी, जो हम काम करने की जो ताकत है, जो क्षमता है, वो अपने आप ही कम धीरे धीरे हो जाती है। विटामिन C में क्या होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूर से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन D डिकेटिस यानी अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। जो अस्थियां, जो हड्डियां हैं बहुत मजबूत होती, लेकिन इस विटामिन D की कमी के कारण जो हड्डियां वो सॉफ्ट हो जाती हैं और अपने आप ही धीरे धीरे मुड़ जाती हैं। और आपने अक्सर देखा होगा आपके आसपास में कुछ लोग के हाथ पर टेढ़े होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर विटामिन D की कमी होती है। कैल्शियम, अस्थियां और दंतशय, कमजोर अस्थियां और दंतशय। आयोडीन, घेंगा बीमारी होती है। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता, बच्चे जो है मानसिक रूप से मस्तिष्क जो उनका पूरे तरीके से काम नहीं करता। फिर क्या है? लो अरक्ता यानी कि कमजोर, में कमजोरी आ जाती है बहुत ज़्यादा। अब इस अध्याय में हमने कुछ प्रमुख शब्दों को पढ़ा, वो भी हम देखते हैं। संतुलित आहार, बेरी, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, नुकसान, सकर्वी, मंड और विटामिन। तो मुझे उम्मीद है कि इस अध्याय में हमने भोजन के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त की, जो भी हमने पढ़ा, हमारे विटामिन, खनिज क्यों जरूरी, कितने जरूरी, हमारे कहाँ से मिलता है और इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है, हमारे लिए संतुलित आहार कितना जरूरी है। तो हमें संतुलित आहार हमेशा करना भी चाहिए। तो इस अध्याय में हमने जो भी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, अपने भोजन से जुड़ी जानकारी हमने प्राप्त किया है, जो हमें पढ़ा है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखते रहिए इसी तरह से आपका अपना ज्ञान अभियान। मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।